हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बातचीत कर रहे हैं हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के बुक के ऊपर और उसमें हमने पहले खंड पे विस्तार से बातचीत कर लिया है। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे खंड 2 के अंतर्गत निबंध साहित्य का विकास। उसके अंतर्गत हम बात करेंगे भारतेंदु और उनके युग के निबंधकारों और उनकी रचनाओं के ऊपर। कई बार जब हम निबंध पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले हमें दो विधाओं के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है, जिसमें कि पहली जो विधा है वो है पद्य, ठीक है, और दूसरी विधा है गद्य। अब मैं जब भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि आमतौर पर गद्य और पद्य में जो अंतर की बात की जाती है वो क्या है, छंद। इन दोनों के बीच जो अंतर है वो छंद के माध्यम से किया जाता है। अगर देखा जाए तो जो पद्य होता है वो भावात्मक होता है। उसमें जो कवि है वो हृदय से कोई चीज़ सोचता है, दिल से जो भी अनुभूत करता है उसको लिखने की कोशिश करता है। तो यानी कि जो पद्य है वो क्या है, भावात्मक है, ठीक। और गद्य की बात जब हम चर्चा करते हैं तो गद्य में दिमाग से लेखक काम करता है, यानी कि वो उसमें विचार की प्रधानता होती है, यानी कि ये विचारात्मक है। तो एक तो अंतर ये है कि जो पद्य है वो भावात्मक है और गद्य जो है वो विचारात्मक है। जब हम संस्कृत का साहित्य पढ़ते थे या फिर जो लोग संस्कृत साहित्य पढ़े होंगे उसमें सब चीज़ को काव्य माना जाता था। चाहे आप पद्य रचना कर रहे हैं, चाहे महाकाव्य लिख रहे हैं, चाहे नाटक लिख रहे हैं, सब काव्य के अंतर्गत ही माना जाता था। जैसे एक आप सूक्ति पढ़े होंगे, काव्येषु रम्यम नाटकम, तो नाटक को काव्य में सबसे रम्य बताया गया, सुंदर बताया गया, ठीक है। तो संस्कृत में सभी विधाएं जो लिखी जा रही थी सब काव्य के अंतर्गत आती थी, लेकिन जब खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास हुआ तो फिर अलग अलग विधाओं का जन्म हुआ और वो सब किस विधा के अंतर्गत आई, वो सब गद्य विधा के अंतर्गत आई। जब हम निबंध की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है। ये कई बार एग्जाम में भी प्रश्न आ चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिए। बाकी जब निबंध की चर्चा करते हैं तो दो तीन शब्द और आते हैं। एक तो निबंध है, ठीक, और दूसरा जो शब्द है वो है प्रबंध और लेख। अब विद्वानों में ये मतभेद है कि ये तीनों एक ही शब्द के अर्थ हैं या अर्थ देने वाले शब्द हैं या फिर अलग अलग हैं। कई लोगों का मानना है कि जो निबंध है उसमें जो भी चीज़ें संग्रहित होती हैं, ठीक है, वो अनेक मनोभावों की व्याख्या होती है, और जो प्रबंध है वो निबंध के अपेक्षा विस्तृत होता है। इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। जब आप आदिकाल, भक्तिकाल या रीतिकाल में कुछ रचनाओं को पढ़ेंगे तो लिखा रहता है कि ये प्रबंधात्मक काव्य है, ठीक है। वहाँ पर निबंधात्मक नहीं लिखा रहता है बल्कि प्रबंधात्मक लिखा रहता है। और आगे चलकर यही प्रबंध महाकाव्य और खंड काव्य में भी कन्वर्ट हो गया। तो ये इसके दो रूप दिखाई पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि निबंध प्रबंध का छोटा रूप है, यानी कि प्रबंध जो है वो व्यापक है, और जो लेख है, लेख को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। जब आप भारतेंदु पढ़ेंगे तो उसमें कुछ आलोचकों का मानना है कि जितने भी रचनाएं की गई हैं सभी निबंध के अंतर्गत नहीं आती हैं, कुछ उसमें से लेख टाइप के हैं। लेख में क्या होता है कि जब कोई लेखक होता है उसके मन में कोई विचार जागृत होता है या फिर उसके रुचि का कोई क्षेत्र है तो उस पर जब लिखना शुरू करता है तो लेख के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये तीन शब्दों को बताने के लिए आज मैंने व्हाइट बोर्ड का प्रयोग किया, ताकि जब भी आपसे पूछा जाए कि पद्य क्या है, गद्य क्या है, और गद्य के अंतर्गत जो तीन शब्दों पर मैंने चर्चा की, निबंध, प्रबंध और लेख, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसको लेकर पाश्चात्य विचारकों ने भी अलग अलग परिभाषा दी है और भारतीय जो विद्वान रहे हैं उन्होंने भी इस पर विचार किया है। तो चलते हैं सीधे हम देखते हैं भारतेंदु और उनके समकालीन जो निबंधकार थे वो किस हिसाब से निबंध लिखते थे, उनकी विषय वस्तु क्या थी और कौन कौन से निबंध थे। हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के अंतर्गत हम उसके पहले खंड हिंदी गद्य का स्वरूप विकास पर चर्चा कर रहे थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम अब दूसरे खंड में आ चुके हैं, निबंध साहित्य का विकास
पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत भारतेंदु युग और उनके जो समकालीन थे उनकी निबंध विशेषताओं पर बातचीत करेंगे और उनके निबंधों पर बातचीत होगी। तो चलते हैं सीधे, हम देखते हैं कि आखिरकार निबंध क्या है। निबंध गद्य की एक आधुनिक विधा है। इसमें लेखक की रुचि एवं मन प्रवृत्ति के अनुसार विचारों की श्रृंखला अव्यवस्थित और शिथिल अथवा सुगठित एवं व्यवस्थित दोनों ही प्रकार की हो सकती है। आत्मव्यंजना निबंध की मूल विशेषता है, इसको ध्यान में रखिए। आत्मव्यंजना निबंध की मूलभूत विशेषता है। इसकी नितांत उपेक्षा किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती है। अच्छे निबंध लेखक में सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता के साथ ही हास्य व्यंग एवं विनोद की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। निबंध में पांडित्य, गंभीर अध्ययन एवं तार्किकता आवश्यक नहीं। ये विशेषताएं निबंध लेखक के व्यक्तित्व का सहज अंग बनकर आ सकती हैं। यानी कि अच्छे निबंध की विशेषताओं में देखें तो सूक्ष्म निरीक्षण की विशेषता के साथ ही हास्य व्यंग एवं विनोद की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। निबंध में पांडित्य, गंभीर अध्ययन, तार्किकता उतना आवश्यक नहीं है। ये सभी निबंध लेखक के व्यक्तित्व का सहज अंग बनकर भी आ सकती हैं। आगे जब हम भारतेंदु युग के निबंधकारों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके अगले चरण द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे, फिर छायावादी युग के निबंधकार, आगे जो अब तक निबंध लिखे गए हैं सब पर चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि हिंदी निबंध के कई स्वरूप आपके सामने दिखाई पड़ जाएंगे। तो ये अभी सूत्र वाक्य के रूप में ये सब चल रहा है। निबंध में सजीवता, सरसता तथा स्वच्छंदता आदि विशेषताएं सामान्यतः व्यक्तित्व व्यंजना के साथ स्वतः आ जाती हैं। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। इसमें विषय के स्थान पर लेखक का व्यक्तित्व ही पाठक के मन पर छा जाता है। तो एक तरीके से अगर निबंध की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो जो महत्वपूर्ण वाक्य रहे हैं, जो विशेषताएं रही हैं निबंध की, उनको मैंने हाईलाइट किया और विकल्प के आधार पर आप सही उत्तर चयन कर लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी जैसे धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। निबंधों का सूत्रपात कब हुआ, कैसे हुआ, अगर इस पर चर्चा करें तो डॉक्टर वार्षणेय, यहाँ पर लिखा गया डॉक्टर वार्षणेय। तो ये डॉक्टर वार्षणेय कौन है? लक्ष्मी सागर वार्षणेय। लेखों से निबंधों की भिन्नता पर बल देते हुए पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक स्वीकार करते हैं। यानी कि आलोचकों में डॉक्टर वार्षणेय के अनुसार लेखों से निबंधों की भिन्नता पर बल देते हुए सबसे पहला निबंधकार अगर हिंदी की बात की जाए तो उन्होंने बालकृष्ण भट्ट को माना है। उनके अनुसार निबंध नाम से पुकारी जाने वाली अनेक रचनाएं निबंध नहीं हैं, लेख हैं। आमतौर पर निबंध, लेख, प्रबंध इत्यादि में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पर लक्ष्मी सागर वार्षणेय का मानना है कि अगर किसी ने लेख लिखा है तो उसको निबंध माना जाए, ऐसा नहीं है। या फिर किसी ने निबंध माना है तो वो लेख के अंतर्गत आता है, ये भी सही नहीं है। दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग के निबंधकारों को पर चर्चा करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंद नारायण मिश्र आदि अनेक लेखकों की ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनमें निबंध के कुछ लक्षण अवश्य मिल जाते हैं, किंतु उन्हें निबंध न कहकर लेख कहना ही अधिक युक्ति संगत होगा। ठीक है, तो जितने भी निबंधकार हैं सभी के निबंध अगर लक्षण के आधार पर देखा जाए तो कुछ कुछ उसमें विशेषताएं मिल जाती हैं, लेकिन वो सही मायने में निबंध न होकर लेख हैं, ऐसा मानते हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय। आगे है कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी के सर्वप्रथम निबंध लेखक माने जा सकते हैं सर्वमान्य तरीके से। ठीक वैसे ही जैसे आदिकाल का नामकरण करते हुए सभी ने अलग अलग अपने मतों को रखा, अंत में आदिकाल नाम जो था सर्वमान्य होगा, वैसे ही यहाँ पर हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है, सब कुछ अलग अलग मानने के बाद ये सर्वमान्य हुआ कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी के सर्वप्रथम निबंध लेखक माने जा सकते हैं। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसके विपरीत
लाला भगवान दीन और रामदास गौड़ के साध्य पर शिवनाथ एम.ए. हिंदी निबंधों का सूत्रपात श्री सदा सुखलाल जी से मानते हैं। अब देख रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट के बाद एक दूसरा नाम उभर कर सामने आ रहा है, सदा सुखलाल। ये वही सदा सुखलाल है जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज से भी संबंधित थे। उस जमाने में अगर कोई बीए या एमए कर लेता था तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। तो यहाँ पर शिवनाथ ने एमए किया था उस जमाने में, तो उनके नाम के आगे एमए लिख दिया गया है। कई जगह आप किताबों में पढ़ेंगे फला बीए भी लिखा रहता है। तो यहाँ पर तीन आलोचकों की बात कही जा रही है, लाला भगवान दीन, रामदास गौड़, शिवनाथ एमए। इनका मानना है कि बालकृष्ण भट्ट नहीं बल्कि सदा सुखलाल, यानी कि ये और पीछे खींचकर ले जा रहे हैं। ठीक है, और तर्क देते हुए लिखते हैं कि श्री सदा सुखलाल जी की 2-4 रचनाएं हमारे सम्मुख हैं। उनमें सुरासुर निर्णय प्रधान है। यह एक निबंध है। इस निबंध का रचना काल संवत 1839-40 के बीच माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम हिंदी में निबंध रचना का आरंभ संवत 1839-40 से मान सकते हैं। तो यहाँ पर संवत है तो आप इसमें से 57 घटा लीजिए तो ईस्वी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो मत उभर कर सामने आए। एक का मानना है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रथम निबंध लेखक हैं, और जबकि अन्य आलोचकों का मानना है कि सदा सुखलाल जी हैं। उनका यहाँ पर एक निबंध उल्लिखित किया गया है, सुरासुर निर्णय, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बाकी दोनों के जो मत हैं वो आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। एक तरफ बालकृष्ण भट्ट, दूसरे तरफ सदा सुखलाल। यही दोनों एक तरीके से कॉम्पिटिटर यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि कौन बालकृष्ण भट्ट को मान रहा है और कौन सदा सुखलाल को। अब मेन जो विद्वान है उनका भी हम देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से स्वीकार किया है। जो भी हो, वस्तुतः साहित्य की किसी भी विधा का सूत्रपात व्यक्ति विशेष से मानना बहुत उचित नहीं है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला निबंधकार बालकृष्ण भट्ट को ही माना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। और फिर आगे लिख रहे हैं कि साहित्य की किसी भी विधा का सूत्रपात व्यक्ति विशेष से मानना बहुत उचित नहीं। व्यक्ति विशेष के द्वारा विधा विशेष का उत्थान हो सकता है, उसमें नवीनताएं आ सकती हैं, उसे विस्तार मिल सकता है, किंतु यह कहना कि अमुक साहित्यकार या लेखक के द्वारा ही निबंध रचना का सूत्रपात हुआ, या कहानियों का जन्म हुआ, या नाटकों की परंपरा सामने आई, सर्वथा उचित नहीं है। क्योंकि अनेक छोटे मोटे प्रयोगों के बाद विधा विशेष का स्वरूप निखर कर सामने आता है। ऐसी स्थिति में हमें यहाँ स्वीकार करना चाहिए कि हिंदी निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निबंधों के लेखन की शुरुआत किस युग से मानी जाती है, तो उसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद इत्यादि विकल्प में नाम रहते हैं। तो आपका सही जवाब होगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युगीन निबंधकारों पर बात करें तो भारतेंदु युग में अंग्रेजी साहित्य के संपर्क, भारतीय जीवन में एक नवीन चेतना के उदय, पत्र पत्रिकाओं के प्रचार तथा जनता के संपर्क में आने की साहित्यिकों की महती इच्छा के फलस्वरूप गद्य के एक नवीन विधान का स्वरूप सामने आया। इस नवीन विधान को निबंध संज्ञा प्राप्त हुई। तो निबंध क्यों आया, निबंध लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी पृष्ठभूमि में बताया गया कि अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से आने के बाद भारतीय जीवन में एक नई चेतना का उदय हुआ। साथ ही में पत्र पत्रिकाओं का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। जब पत्र पत्रिकाओं की बात कही जा रही है तो आपके दिमाग में तुरंत उदंत मार्तंड, बनारस अखबार और जो भी बंगदूत इत्यादि हैं वो आपके दिमाग में तुरंत आने चाहिए, क्योंकि 1826 के आसपास में समाचार पत्र प्रकाशित होना शुरू हो गया था, उसका प्रचार प्रसार भी होना शुरू हो गया। और सारी चीज़ों के बाद जनता के संपर्क में आने की साहित्यिकों की महती इच्छा के फलस्वरूप निबंध लिखना शुरू किए। जब सूचना का माध्यम आने लगा तो लेखकों को लगा कि अब निबंध लिखने के माध्यम से हम जनता के बीच में अपनी पहुंच को बनाएं, उनसे संपर्क साधें। इसी के फलस्वरूप निबंध लिखना शुरू किया लोगों ने। ठीक है, हालांकि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो उन्होंने लिखा है कि बड़ी विलक्षण बात यह है कि गद्य लेखन की शुरुआत नाटक से शुरू हुई है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर निबंध पर बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विषय के दृष्टि से विचार करने पर इस युग में प्रधानतः 2 प्रकार के निबंध दिखाई देते हैं। पहला, ऐसे निबंध जिनका सीधा संबंध सामाजिक समस्याओं से है,
जो कि आपको ध्यान में रखना है, सामाजिक समस्याओं से, और जिनमें धर्म, राजनीति, आचार व्यवहार, प्राचीन गौरव, वर्तमान सामाजिक पतन आदि अनेक विषयों की चर्चा की गई है। ठीक है। दूसरा क्या है, ऐसे निबंध जिनमें विज्ञान, इतिहास, मनोभाव आदि पर विचार व्यक्त किए गए हैं। यहाँ देखिए एक शब्द आया है मनोभाव। जब आप आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को पढ़ेंगे तो उन्होंने भाव और मनोविकार से संबंधित ढेर सारे निबंध लिखे हैं। तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर आपको सूत्र मिल रहा है, उसका एक छोर मिल रहा है कि कैसे निबंध का विकास हुआ। अचानक ऐसा नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उतरे और फिर लिखना शुरू कर दिए, क्योंकि उसके पहले से ही इसकी परिपाटी शुरू हो गई थी। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों पर बात करें तो कई बार इनका क्रम पूछ देता है, तो मैंने ध्यान रखा है कि क्रम के अनुसार ही यहाँ पर रखा जाए। बालकृष्ण भट्ट, उनका जीवन कलाप देख लीजिए, 1844 से 1904 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1850 से 1885 ईस्वी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, 1855 से 1923 ईस्वी। और प्रताप नारायण मिश्र, 1856 ईस्वी से 1894 ईस्वी। ठीक है। तो ये क्रम भी आप ध्यान में रखिए कि बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, फिर प्रेमघन, फिर प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि सबसे छोटे थे इन लोगों में। इन्हीं चारों को ध्यान रखिए। बाकी इनके अतिरिक्त लाला श्रीनिवास दास, जो कि 1851 में पैदा हुए थे, यानी कि भारतेंदु से 1 साल छोटे थे। राधाचरण गोस्वामी 1859 में। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, काशीनाथ खत्री तथा चंद्रभूषण चतुर्वेदी आदि लेखकों ने भी थोड़े बहुत निबंध लिखे हैं। तो मुख्य रूप से ऊपर जो 4 निबंधकार हैं वही परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जीवन क्रम के अनुसार भी, और जितनी भी उनके निबंध रचनाएं हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। अगर बात करें लाला श्रीनिवास दास के निबंधों में, भारत खंड की समृद्धि बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें भारत के प्राचीन गौरव एवं वर्तमान हीन अवस्था का बड़ा ही विस्तृत एवं प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया है। इन्होंने सदाचरण नामक आचार संबंधी निबंध भी लिखा है। वस्तुतः यह बहुत व्यक्ति थे और इनका अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन भी यहाँ पर बहुज्ञ होना चाहिए। वस्तुतः यह बहुज्ञ व्यक्ति थे, यानी कि बहुत जानकार थे, और इनका अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन भी अच्छा था, इसलिए वह अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करते थे। इसके बाद राधाचरण गोस्वामी पर बात करें तो राधाचरण गोस्वामी ने प्रायः सामयिक एवं सामाजिक विषयों पर ही निबंध लिखे हैं। यह वृंदावन से निकलने वाली मासिक पत्रिका भारतेंदु में लिखा करते थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो भारतेंदु नाम की पत्रिका है कहाँ से निकलती थी, वृंदावन से। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, इसको आप ध्यान में रखिए। ये मासिक पत्रिका थी और इससे जुड़े कौन थे, राधाचरण गोस्वामी। जब भी प्रश्न आएगा तो इसी टाइप से आएगा, इनके अलावा और किसी का नाम आप भारतेंदु पत्रिका से नहीं जुड़ा देखेंगे। तो इसलिए राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु पत्रिका, वृंदावन मासिक पत्रिका है, और यहाँ पर संवत 1890 लिखा गया है। तो इसमें से 57 घटा दीजिए तो वो ईस्वी आ जाएगी, तो उसको दिमाग में रखिए आप। ठीक है। तो राधाचरण गोस्वामी के निबंधों में मनोरंजन का पर्याप्त पूर्वलक्षित होता है। इनकी भाषा प्रौढ़ एवं परिमार्जित है। ठीक है। तो मनोरंजन को इन्होंने ज़्यादातर केंद्र में रखा है, क्योंकि शुरुआती दौर का अभी निबंध लेखन चल रहा था। और भारतेंदु युग को कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के निबंध को हंसमुख गद्य कहा जा सकता है, प्रश्न आता रहता है। तो ध्यान में रखिए कि हंसमुख गद्य का संबंध आलोचकों ने भारतेंदु युग से जोड़कर देखा है। लेकिन जब आप जानते हैं कि कोई बात हंसी में कही जाती है या फिर तो वो बहुत सीरियस बात होती है। कई बार आपने अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखा होगा, लोग गंभीर बातों को कहकर बोल देते हैं कि मैंने हंसी की है, या फिर हंसी में बोल दिया है। ठीक है। उसी तरीके से उस समय के जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियाँ थीं, उनको लेखकों ने मनोरंजन के तौर पर, व्यंग्य के तौर पर हंसमुख गद्य के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, क्योंकि आप जानते हैं कि वो दौर गुलामी का था, अंग्रेजों का शासन था। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका के संपादक थे। यहाँ पर देखिए हरिश्चंद्र चंद्रिका तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन बाद में मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इससे जुड़ गए, और इनकी एक और पत्रिका थी मोहन चंद्रिका, इसके संपादक थे। तो ये ध्यान रखिए। इनके निबंध प्रायः इन्हीं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। निबंधों के विषय सामाजिक हैं। इनके द्वारा लिखे गए हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, खुशामद
आदि निबंध अधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसके बाद काशीनाथ खत्री पर बात करें तो काशीनाथ खत्री ने भी प्राय नैतिक एवं सामाजिक विषयों पर ही लेखनी चलाई। निबंधों के विषय स्वदेश प्रेम, कर्तव्य पालन एवं विधवा विवाह आदि सामयिक हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हें मातृभाषा का सच्चा सेवक तो माना है, किंतु इनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में स्थान नहीं दिया है। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं फैक्ट उभर कर आ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मातृभाषा का सच्चा सेवक किसे माना है? सही जवाब है काशीनाथ खत्री के। अगले जो निबंधकार हैं चंद्रभूषण चतुर्वेद्य, इनके निबंधों में विषय की दृष्टि से अधिक व्यापकता है। इन्होंने पर्व, त्योहार, धर्म, कर्तव्य पालन, स्त्री महत्व, जाति भेद आदि अनेक विषयों पर लेखनी चलाई है। क्षमा, उपकार, छल आदि मनोविकारों पर भी आपने धार्मिक दृष्टि से विचार किया है। इनके निबंध नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित होते थे। तो आप जानते हैं नागरी नीरद के संपादक कौन थे? कमेंट्स कर जरूर बताइए। ठीक है, चंद्रभूषण नहीं है, लेकिन इनके जो निबंध थे इसी साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित होते थे। तो ये तो भारतेंदु युग के कुछ ऐसे निबंधकार थे जो कि गौण रूप में देखे जाते हैं। अब हम मेन जो निबंधकार हैं उन पर बात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समाज सुधारक व्यक्तित्व भी साहित्यिक व्यक्तित्व से कम महिमामय नहीं था। इसी कारण इनके निबंधों में समाज सुधार की समस्या ही अधिकतर सामने आई है। विशेषकर स्त्री समाज के उत्थान के संबंध में आपके विचार श्लाघ्य हैं। इस दृष्टि से इनका भ्रूण हत्या शीर्षक लेख निबंध महत्वपूर्ण है। इनके निबंधों में राजनीतिक चेतना की झलक भी स्पष्टतया देखी जा सकती है। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता? देख रहे हैं इतना बड़ा टॉपिक है, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता शीर्षक निबंध में अंग्रेजों की मनोदशा का चित्रण बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से किया गया है। तो आपने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक भ्रूण हत्या नाम से निबंध लिखा, जो कि एक तरीके से स्त्री समाज को ध्यान में रखते हुए उसके उत्थान के संबंध में लिखा था। और बाद में इन्होंने अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता इस निबंध के माध्यम से अंग्रेजों की मनोदशा का चित्रण किया है। इसके अलावा भारतेंदु ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला और भाषा एवं साहित्य सभी विषयों पर कुछ न कुछ लिखा है। आपके रामायण का समय ये निबंध है, काशी, मणिकर्णिका आदि पुरातत्व संबंधी निबंध है, ये ध्यान में रखिए इतना दूर। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय आदि इतिहास संबंधी हैं। देखिए बादशाह दर्पण कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप देख रहे हैं कि जो निबंधों की कैटेगरी है पुरातत्व से संबंधित, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय आदि इतिहास संबंधी हैं। तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट निबंध है, कई पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है। आदि धर्म संबंधी हैं। संगीत सार, जातीय संगीत आदि कला संबंधी निबंध हैं। हिंदी भाषा और नाटक आदि भाषा और साहित्य संबंधी निबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, हिंदी भाषा पिछली बार एग्जाम में आ चुका है, और नाटक नामक इन्होंने एक निबंध लिखा है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, भाषा और साहित्य से संबंधित है। ठीक है, ये दो निबंधों को एकदम से ध्यान में रखिए। इसके अलावा यात्रा वर्णन तथा ऋतु वर्णन संबंधी ललित निबंध भी लिखे हैं। आपके यात्रा वर्णन बड़े ही रोचक हैं, उनमें आपकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति एवं गुण व्यंग की प्रवृत्ति एक साथ लक्षित होती है। आज यात्रा साहित्य को गद्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो देख रहे हैं कि यात्रा साहित्य लिखने का प्रयास सबसे पहले भारतेंदु ने किया था, जो कि बाद में चलकर एक स्वतंत्र विधा के रूप में ही स्वीकृत हो गया हिंदी साहित्य में। इस दृष्टि से यात्रा साहित्य लेखन का आरंभ भी भारतेंदु युग से मान्य हो सकता है। तो देखिए इस लेक्चर में आप सभी को पता चल रहा होगा कि निबंध के साथ साथ और कौन कौन से ऐसी विधाएं रही हैं जिनको कि हमें आगे पढ़ना है, और उनका जन्म भारतेंदु युग से ही हुआ है, ये भी आपको पता चलेगा। अभी निबंध का जो प्रारंभ हुआ भारतेंदु युग से, दूसरी विधा यहाँ पर आई यात्रा साहित्य। आगे देखते हैं। शैली की दृष्टि से आपने विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णात्मक, कथात्मक सभी शैलियों में निबंध रचना की। नाटकों का इतिहास, ये देखिए इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से नाटकों का इतिहास विचारात्मक निबंधों में महत्वपूर्ण है।
सूर्योदय भावात्मक निबंधों में प्रसिद्ध है, इसको भी ध्यान में रखिए। सूर्योदय निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नाटकों का इतिहास भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, आत्मव्यंजक निबंधों की कोटि में आ जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप देखते हैं कि परीक्षाओं में कुछ ऐसी रचनाएं पूछ दी जाती हैं जिनका टॉपिक थोड़ा उटपटांग या फिर चमत्कारित करने वाला होता है, वही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बाद में हम उसको सभी किताबों में खोजना शुरू कर देते हैं कि कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आप, ईश्वर बड़ा विलक्षण है पूछ दिया जाएगा, किसका निबंध है? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसके अलावा बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, वैद्यनाथ की यात्रा आदि निबंध वर्णनात्मक हैं। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न कथात्मक निबंध है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कैसा निबंध है? कथात्मक है। कई लोग इसको बोलते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये अपूर्ण कहानी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कथात्मक निबंध के रूप में इसको माना जा रहा है। इस प्रकार अपने युग की सभी प्रचलित शैलियों में निबंध रचना करके भारतेंदु ने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। तो उम्मीद है कि भारतेंदु के निबंधों की विशेषताओं को और उनके जो प्रसिद्ध निबंध हैं उनके बारे में आप समझ गए होंगे। किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा तो आप 100% उसको सही कर लेंगे। अगले जो निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र मूलतः आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से आत्मव्यंजक निबंधों की भी दो कोटियां हैं। कुछ निबंध तो ऐसे हैं जिनमें आत्मव्यंजना गंभीरता खोकर चुलबुलेपन के रूप में सामने आ गई है। धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक आदि इसी कोटि के निबंध हैं। साथ ही कुछ निबंध ऐसे हैं जिनमें आत्मव्यंजकता की प्रधानता होते हुए भी गांधीर्य बना हुआ है। उसमें है आप, बात, भाव, नारी आदि निबंध इसी श्रेणी में आते हैं। आप निबंध इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कई पाठ्यक्रमों में शामिल है। खासतौर से जब यूपी हायर एजुकेशन का पाठ्यक्रम देखेंगे तो इसमें पढ़ना है आप निबंध, ठीक है। विषय की दृष्टि से आपके निबंध प्रायः सामाजिक ही हैं। सुधारवादी दृष्टिकोण होने के कारण आपने समाज की रूढ़ियों पर चुभता हुआ व्यंग किया है। राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों पर भी आपने अपने ढंग से विचार किया है। जिस प्रकार प्रताप नारायण मिश्र को आत्मव्यंजक निबंधकार कहा जा सकता है, उसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार माना जा सकता है। यहाँ पर आपने देखा दो निबंधकारों की तुलना की गई है। प्रताप नारायण मिश्र को आत्मव्यंजक निबंधकार माना गया है, जबकि बालकृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार माना गया है। इनके निबंधों में बराबर गंभीरता के दर्शन होते हैं। संस्कृत एवं अंग्रेजी दोनों पर अधिकार तथा स्वभाव से विचारशील होने के कारण यह गंभीरता स्वाभाविक भी है, किंतु यह गंभीरता आचार्य शुक्ल की गहन विचार गुम्फन परंपरा से भिन्न है, क्योंकि समय समय पर भट्ट जी की खींच, झुझलाहट, आक्रोश, भावावेश तथा खरापन विचारों की गंभीरता को हटाकर सामने आ जाते हैं। ठीक है, मनोविकार पर विचार करते हुए आप अवश्य कुछ गहराइयों में उतरने की चेष्टा करते हैं, किंतु वहाँ भी आपका नैतिक दृष्टिकोण विषय की मांगलिक परिणति का आकांक्षी प्रतीत होता है। वस्तुतः सामान्य पाठकों का निरंतर ध्यान रखने वाला लेखक अधिक गंभीर हो भी नहीं सकता। आपने विचारात्मक निबंधों के अतिरिक्त भावात्मक, कथात्मक, वर्णनात्मक निबंध भी लिखे हैं। ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में, ठीक है। यानी कि भारतेंदु युग के जो तीसरे महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, खासतौर से समय के अनुसार देखा जाए, जीवन काल क्रम के अनुसार, तो बालकृष्ण भट्ट पहले ठहरते हैं। शुरुआती लेक्चर में हमने कुछ गौण निबंधकार थे उन पर बात की, फिर इसके बाद भारतेंदु पर, प्रताप नारायण मिश्र पर, अब बात हो रही है बालकृष्ण भट्ट पर, ठीक है। भावात्मक निबंधों में चंद्रोदय, ये काफ़ी फेमस निबंध बालकृष्ण भट्ट का कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार संसार महानाट्यशाला, देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ पर निबंध का शीर्षक है, तो इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला तथा प्रेम के बाग का सैलानी, ठीक है, ये भी निबंध महत्वपूर्ण है। निबंध वर्णनात्मक माने जा सकते हैं, यानी कि संसार महानाट्यशाला तथा प्रेम के बाग का सैलानी वर्णनात्मक निबंध माने जा सकते हैं। एक अनोखा स्वप्न, इसके पहले आपने देखा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक
अभूतपूर्व स्वप्न नाम से एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न नाम से कथात्मक निबंध लिखा था। और यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट ने भी कुछ उन्हीं से प्रभावित होकर निबंध लिखा, एक अनोखा स्वप्न। देख रहे हैं दोनों के टाइटल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, शब्दों का ही हेरफेर दिख रहा है। वहाँ पर एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है और यहाँ पर है एक अनोखा स्वप्न। तो ध्यान में रखना है कि किसका है, मेन बात यही मैं बताना चाह रहा हूँ। एक अनोखा स्वप्न नाम से आपका एक कथात्मक निबंध भी मिलता है। आपके विचारात्मक निबंध 3 श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। माने बालकृष्ण भट्ट के विचारात्मक निबंधों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम कोटि उन निबंधों की है जिनके विषय तो व्यावहारिक जीवन से लिए गए हैं, किंतु उनका प्रतिपादन विवेचनात्मक ढंग से साहित्यिक पद्धति पर हुआ है। माता का स्नेह, आंसू, लक्ष्मी, काल चक्र का चक्कर आदि निबंध इसी श्रेणी के हैं। काल चक्र का चक्कर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट एक निबंध लिखे आंसू नाम से, और आगे चलकर आपने देखा कि आंसू नाम से जयशंकर प्रसाद ने एक काव्य संग्रह ही लिख दिया, कविता लिख दी। तो ये जो शीर्षक है ये बहुत पहले ही प्रयुक्त हो चुका है। कहाँ पर? बालकृष्ण भट्ट के यहाँ। तो आंसू को आप ध्यान में रखिए कि निबंध लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि आंसू किन किन विधाओं में लिखा गया है। अब जिस तरह से नए पैटर्न पर सवाल बन रहे हैं तो विकल्प में हो सकता है लिखा रहे निबंध और कविता। और काल चक्र का चक्कर ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान में रखिए। तो ये पहली कोटि के निबंध बारे में चर्चा किया हमने। दूसरी कोटि में वे निबंध आते हैं जिनके विषय साहित्य से संबद्ध हैं और जिनका प्रतिपादन भी साहित्यिक पद्धति पर ही हुआ, जिसमें कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शब्द की आकर्षण शक्ति, आपने पढ़ा होगा व्याकरण में शब्द शक्ति, लेकिन यहाँ पर निबंध क्या लिखा गया? शब्द की आकर्षण शक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। प्रतिभा, माधुर्य, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है आदि निबंध इसी श्रेणी में गिने जा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी कोटि आपने देख लिया बालकृष्ण भट्ट के, और उनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं जिनके शीर्षकों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। अगर तीसरी कोटि के बारे में चर्चा करें तो वे निबंध हैं जिनका संबंध हृदय की वृत्तियों या मनोविकारों से है, जिसमें कि आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, विश्वास, बोध आदि ऐसे ही निबंध हैं। यह ध्यान रखना होगा कि इन वृत्तियों का विवेचन व्यवहारिक जीवन के अनुभवों के आधार पर नैतिक दृष्टिकोण से ही हुआ है। जिस मनोविकार से संबंधित निबंधों की हम चर्चा कर रहे हैं उस पर आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल ने कई निबंध लिखे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस चीज़ की शुरुआत की थी बालकृष्ण भट्ट ने, उसी को आगे बढ़ाया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बात करते हैं विषय की दृष्टि से भारतेंदु योगीन अन्य लेखकों की भांति आपने भी धर्म, समाज, राजनीति एवं राष्ट्रीयता को ही अपना वर्ण एवं विवेच्य विषय बनाया। प्राचीन संस्कारों के प्रति आपका प्रबल आकर्षण था, किंतु सामयिक विचारधारा एवं जन संघर्ष या जीवन संघर्ष से भी आप उदासीन न थे। आप में विशेषता यह थी कि भावावेग के स्थान पर स्थिरता एवं धैर्य रखना आप अधिक श्रेयस्कर मानते थे। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है बालकृष्ण भट्ट के संदर्भ में कि आप में विशेषता यह थी कि भावावेग के स्थान पर स्थिरता और धैर्य रखना आप अधिक श्रेयस्कर मानते थे। तो ये केवल निबंध पढ़ते समय केवल पढ़ाई तक इसको सीमित नहीं रखना है, बल्कि अपने प्रतियोगी जीवन में भी इसको उतार कर रखना है कि स्थिरता और धैर्य आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। आप चाहें कि कोई ऐसा नोट्स मिल जाए, कोई ऐसी बुक मिल जाए जिससे कि हम परीक्षा पास कर लें, तो थोड़ा सा मुश्किल है। कई बार तो मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने एक ही दो किताबों को पढ़कर सफलता हासिल कर ली, तो वो उनका एक तरीके से टैलेंट ही माना जा सकता है। लेकिन जब तक आप किसी भी परीक्षा के लिए कम से कम 5 से 6 महीने बचाकर नहीं देंगे, थोड़ा सा समय का अभाव होने पर खुद आपके ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगा और जो स्थिरता और धैर्य है वो जवाब देने लगेगा। तो मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, इसलिए नियमित रूप से 5-10 पेज रोज़ पढ़ा कीजिए। ठीक है, और ये जो वीडियो लेक्चर है एक तरीके से आपको पढ़ने के लिए ही प्रेरित की जा रही है यहाँ पर, नहीं तो इसको बहुत ही आराम से हम
आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिए थे और पता नहीं कौन इसको पढ़ता कौन नहीं पढ़ता। वैसे भी मैंने एक दिन वीडियो लेक्चर में बताया था कि आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे, बहुत सारे प्रिंट आउट्स होंगे, वो सब धूल खा रहे होंगे, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे होंगे। कई बार जो अच्छा मैटर होता है वो दब जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समय निकाल कर आधा घंटा 45 मिनट आप कुछ न कुछ सीख रहे हैं। और जो एक सच्चे प्रतियोगी और शिक्षक के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभवों के माध्यम से, वो आपको काफ़ी हौसला बुलंद कर रही होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रही होगी और एक आपको दृष्टि भी दे रही होगी। आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतीय हिंदी युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार कहे जा सकते हैं। यानी कि चौथे निबंधकार के बारे में हम चर्चा करना शुरू कर दिए। धर्म, सभ्यता, समाज आदि पर विचार करने के साथ ही आपने अपने निबंधों में सामयिक राजनीतिक आंदोलनों पर भी निर्भीकता के साथ लेखनी चलाई। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई आदि निबंधों में आपने देश की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला। तो आप देख रहे हैं कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन तो कुछ ज़्यादा ही आक्रामक यहाँ पर दिख रहे हैं। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, यानी कि ये सब निबंधकार उस जमाने के हैं जब कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और उसकी दुर्दशा को लेकर यहाँ पर निबंध उनको लिखना पड़ा। भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की लड़ाई कड़ाई आदि निबंध इन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से लिखा है। नागरी, नीरद तथा आनंद कादम्बिनी नामक पत्रों में आपके निबंध बिखरे पड़े हैं। अपनी अलंकारिक एवं कलात्मक शैली के लिए प्रेमघन जी सदैव स्मरणीय रहेंगे। अभी ऊपर मैंने पढ़ाते समय एक प्रश्न पूछा था, नागरी नीरद, उसका जवाब आपको मिल गया होगा और कई लोगों ने पहले ही कमेंट कर दिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो ध्यान में रखिए कि नागरी नीरद जो कि साप्ताहिक पत्र है तथा आनंद कादम्बिनी नामक पत्रों का इन्होंने संपादन किया और खुद इसमें बहुत सारे इनके निबंध बिखरे पड़े हैं। मतलब कि जो भी रिसर्च करना चाह रहे हैं वो नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी पत्रिका को लाइब्रेरी से निकाल कर उसको एक जगह कलेक्ट करके कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इस जानकारी को भी ध्यान में रखिए। बाकी परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिए नागरी नीरद, आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिकाएँ हैं। अगर भारतीय हिंदी युगीन निबंधों की सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करें तो भारतीय हिंदी युग में गद्य की अन्य सभी विधाओं की तुलना में निबंध रचना अधिक हुई। उपयुक्त सभी निबंधकारों ने पत्र पत्रिकाओं में सामयिक विषयों पर प्रभुत निबंध लिखे, यानी कि बहुत निबंध लिखे। इस युग के निबंधों में कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं लक्षित होती हैं जिन पर हमारा ध्यान बरबस चला जाता है। कौन सी विशेषताएं उसको देख लेते हैं। इस युग के प्राय सभी निबंधकार पत्रकार भी थे। ये ऐसा इकलौता युग आप देख रहे हैं जिसमें सभी निबंधकार पत्रकार थे, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखिए, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इत्यादि आपको इसके सबूत के रूप में है। अतः निबंध लिखते समय वे सदैव पाठकों का ध्यान रखते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई लेखक रचना कर रहा है तो उसके मन मस्तिष्क में सीधे पाठक मौजूद हैं। अगर इसकी तुलना मैं खुद अपने से करूं तो जब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आपको मालूम होगा कि मैं एक बंद कमरे में बैठकर आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन मेरे सामने 10 से 15 हज़ार लोग ऐसे मैं मान कर चलता हूं कि बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। उस चीज़ को फील करके पढ़ाना बहुत ही आनंददायी प्रतीत होता है। वैसे ही भारतीय हिंदी युग के जितने भी निबंधकार थे था एकदम शुरुआती दौर, लेकिन वो लोग फील करके लिखते थे कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसको कोई ना कोई पढ़ेगा, उसको पढ़कर फिर क्या उसको फ़ायदा मिलेगा, क्या दृष्टि मिलेगी, इसको वो अनुभव करते थे। इस प्रकार देखा जाए तो इसके परिणाम स्वरूप इस युग के निबंधों में लेखक और पाठक के बीच एक प्रकार की आत्मीयता के दर्शन होते हैं। ये आत्मीयता ही तो है जो कि पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ी हुई है। ठीक है, आप इस चैनल को भी इससे जोड़ कर देखिए। बिना आत्मीयता के हम रोज़ रोज़ उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इस युग के निबंधों में राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार एवं देश प्रेम की प्रवृत्ति का प्रकाशन सर्वाधिक हुआ, किंतु बीच बीच में राजभक्ति का स्वर भी सुनाई पड़ता है। आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता के कारण इस युग के निबंधों में रोचकता अधिक आ गई है। साहित्य को जनजीवन के समीप लाने में इस युग के निबंधों का बहुत बड़ा हाथ माना जा सकता है। विषयों की अनेक रूपता और इसके फलस्वरूप निबंध लेखन की विभिन्न शैलियों का उदय इस युग की एक प्रमुख विशेषता है।
हिंदी गद्य के विकास एवं समृद्धि में भारतेंदु युगीन निबंध साहित्य गद्य की अन्य विधाओं से कहीं अधिक आगे रहा है। इस विषय में रामविलास शर्मा का यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि निबंध साहित्य का जो विकास हुआ, उसकी जो पहले शुरुआत हुई, भारतेंदु युग के जो निबंधकार थे, भारतेंदु समेत, उन्होंने तमाम मुद्दों को विषय बनाकर और पाठकों को ध्यान में रखते हुए लिखने की कोशिश की, जो कि आगे चलकर अन्य निबंध लेखकों को प्रभावित की और साहित्य के क्षेत्र में निबंध को एक रोचक विधा के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा और भारतेंदु युग और उनके निबंध युग के जो निबंधकार हैं, उनकी विषय वस्तु भी आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए गए थे, वो भी समझ में आ रहे होंगे। और जब भी इस वीडियो लेक्चर से किसी भी तरीके का प्रश्न आएगा, आप उसे 100% सही करेंगे। तो कमेंट्स कर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए